जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम गोवा ट्रिप के बारे में बात करेंगे। यदि आप गोवा जाने की योजना बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है, जिसमें हम जानेंगे गोवा कैसे पहुंचे, गोवा में कहां रुकें, गोवा में खाने पीने की क्या व्यवस्था है, गोवा में हम कहां कहां घूमें और साथ में घूमने के खर्चे क्या होंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। चाहे आप अपने दोस्तों के साथ गोवा जाइए, चाहे फैमिली के साथ जाइए, चाहे कपल के साथ जाइए। तो दोस्तों बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, सभी को एक एक करके विस्तार पूर्वक समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गोवा की। दोस्तों गोवा दो भागों में बटा हुआ है, पहला नॉर्थ गोवा, दूसरा साउथ गोवा, मतलब कि उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। दोस्तों अब बात यह आती है कि हम नॉर्थ गोवा में घूमें कि साउथ गोवा में घूमें। यदि आप मेरी मानो तो मैं आप लोगों को यही कहूंगा, यदि आपका नॉर्मल बजट है तो आप एक जगह ही घूमिए, चाहे वह नॉर्थ गोवा हो चाहे साउथ गोवा हो। लेकिन यदि आपके पास टाइम ज्यादा है, गोवा में सभी जगहों को घूमना चाहते हैं, बजट भी अच्छा है, तो आप दोनों जगह घूम सकते हैं, यह आपकी मर्जी है। लेकिन मैं यह कहूंगा चाहे आप नॉर्थ गोवा घूमिए चाहे साउथ गोवा घूमिए, दोनों में आपको सेम चीजें देखने को मिलेगी। दोस्तों बात करते हैं नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा में अंतर क्या है। यदि आप माहौल वाला जगह चाहते हैं और आप एंजॉय करना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं नॉर्थ गोवा। लेकिन यदि आप शांत इलाका चाहते हैं, ज्यादा भीड़ भाड़ आपको पसंद नहीं है, तो आप साउथ गोवा जा सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को और बताना चाहूंगा, यदि आप 3 दिन नॉर्थ गोवा में घूमते हैं और 3 दिन साउथ गोवा में घूमते हैं, तो दोस्तों 3 दिन मैंने इसलिए कहा है क्योंकि 3 दिन काफी है गोवा को घूमने के लिए। लेकिन यदि आप नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा दोनों घूमना चाहते हैं तो आपके लिए 5 से 6 दिन काफी हैं गोवा को घूमने के लिए। दोस्तों यदि हम नॉर्थ गोवा की बात करें, नॉर्थ गोवा का जो बजट आएगा उससे 15 से 20% ज्यादा ही आएगा साउथ गोवा में घूमने का। आनंद नॉर्थ गोवा में ही आएगा क्योंकि साउथ गोवा में आप बीच घूमेंगे, सभी सुविधाएं आपको साउथ गोवा में भी मिलेंगी। साउथ गोवा में होटल मिलेंगे, बीच मिलेंगे, हर चीजें आपको साउथ गोवा में भी मिलेगी। लेकिन बात यह आती है वह शांत इलाका है, भीड़ भाड़ वाला इलाका नहीं है, इसलिए वहाँ के हर चीजों के रेट ज्यादा होते हैं। चाहे वह होटल का किराया हो, खाने पीने का खर्चा हो, या आप कोई भी सपोर्ट एक्टिविटी करते हैं बीच में, तो उन सभी चीजों के रेट थोड़े से ज्यादा रहेंगे साउथ गोवा में। चलिए दोस्तों, यदि आप गोवा में जाने का प्लान बना रहे हैं तो बेस्ट टाइम कौन सा रहेगा गोवा जाने के लिए। दोस्तों यदि नवंबर, दिसंबर, जनवरी की बात करें तो यह 3 महीने सीजन के होते हैं। इसका कारण यह है दोस्तों, जो सर्दी का टाइम होता है उसमें ज्यादा लोग घूमना पसंद करते हैं। इसके साथ में जो दिसंबर में क्रिसमस होती है तो गोवा में बहुत सारी चर्च भी हैं जो कि बहुत फेमस हैं। तो क्रिसमस के कारण और सर्दी के टाइम के कारण गोवा में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। मतलब कि यह 3 महीने नवंबर, दिसंबर और जनवरी बहुत भीड़ भाड़ वाले दिन होते हैं। तो आप इन 3 महीनों को छोड़कर कभी भी गोवा जा सकते हैं। मई और जून में भी मत जाइए क्योंकि आपको वहाँ पर बहुत गर्मी लगेगी। गर्मी में भी घूमने का उतना मजा नहीं आएगा क्योंकि आप गर्मी से परेशान हो जाएंगे। गोवा में गर्मी भी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो इस बात का जरूर ध्यान रखिए। लेकिन यदि आप मेरे से पूछेंगे कि गोवा कब जाना चाहिए, मैं तो यह कहूँगा कि आप सितंबर या अक्टूबर में गोवा जाइए। यह 2 महीने बहुत ही अच्छे हैं। या आप सीजन में नहीं जा सकते हैं तो आप जाइए फरवरी या मार्च, क्योंकि यही 2 सीजन ऐसे हैं आपको घूमने का आनंद भी देंगे और खर्चा भी कम आएगा। दोस्तों अब हम बात करते हैं गोवा कैसे पहुँचे। गोवा पहुँचने के लिए 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है बाय फ्लाइट। यदि आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी वास्को डी गामा एयरपोर्ट है। वास्को डी गामा साउथ गोवा में पड़ता है। यह इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। इंडिया के सभी एयरपोर्ट से डायरेक्ट आपको वास्को डी गामा एयरपोर्ट के लिए फ्लाइट मिल जाएगी। यदि आपको डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलती है तो आप मुंबई एयरपोर्ट जाकर फ्लाइट बदलकर वास्को डी गामा एयरपोर्ट आ सकते हैं। दूसरे ऑप्शन की यदि मैं बात करूं वो है बाय ट्रेन। यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपके लिए 2 रूट हैं। यदि आप साउथ गोवा करना चाहते हैं तो आपको मडगाम या वास्को डी गामा रेलवे स्टेशन आना पड़ेगा। दोस्तों वास्को डी गामा लास्ट रेलवे स्टेशन है, मतलब कि उसके आगे कोई भी रेलवे लाइन नहीं है। तो यहाँ के लिए डायरेक्ट ट्रेनें आपको थोड़ा कम मिलेगी, तो आप मडगाम रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। दोस्तों मडगाम वास्को डी गामा से 30 किलोमीटर पहले पड़ता है, तो आप मडगाम आ जाइए। मडगाम से आप बाय रोड नॉर्थ गोवा या साउथ गोवा दोनों में से कहीं भी आप जा सकते हैं। यदि आप वास्को डी गामा तक ट्रेन से आना चाहते हैं तो ट्रेन से भी आ सकते हैं। मडगाम रेलवे स्टेशन से वास्को डी गामा रेलवे स्टेशन तक बहुत ट्रेनें चलती हैं। दोस्तों यदि बात करें नॉर्थ गोवा की, यदि आप नॉर्थ गोवा जाना चाहते हैं तो आपको थीविम रेलवे स्टेशन आना पड़ेगा। थीविम से नॉर्थ गोवा का प्रमुख जगह कलंगुट 16 से 17 किलोमीटर की दूरी पर पड़ जाता है। तो दोस्तों आप इस बात का ध्यान रखिए, यदि आप नॉर्थ गोवा घूमना चाहते हैं तो आप थीविम आइए, और यदि आप साउथ गोवा घूमना चाहते हैं वास्को डी गामा आइए। यदि आपके शहर से डायरेक्ट ट्रेन नहीं आती है तो आप मडगाम आ सकते
सकते हैं। दोस्तों मेरा सुझाव यह रहेगा कि आप नॉर्थ गोवा में ही घूमिए। दोस्तों यदि आप ऑफ सीजन में जाते हैं तो आपको भीड़ देखने को नहीं मिलेगी, तो आप नॉर्थ गोवा में भीड़ से बच सकते हैं। साउथ गोवा में भीड़ से वैसे भी बच जाएंगे। लेकिन यदि आप सर्दी के मौसम में आते हैं तो आपको साउथ गोवा में भी थोड़ी बहुत भीड़ देखने को मिलेगी। मेरा कहना तो यही रहेगा कि आप नॉर्थ गोवा में ही घूमिए, क्योंकि नॉर्थ गोवा में ही सभी चीजें कवर हो जाएगी, जो कि आप साउथ गोवा में ज्यादा पैसे देकर घूमेंगे। तो आप नॉर्थ गोवा में ही घूमें, क्योंकि वहाँ के सीन और माहौल बहुत अच्छे हैं। चलिए दोस्तों, अब हम नॉर्थ गोवा में पहुँच चुके हैं। हम थिमिम रेलवे स्टेशन पहुँच गए हैं, या यदि आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो आप फ्लाइट से नॉर्थ गोवा पहुँच चुके हैं। नॉर्थ गोवा में मैं सबसे पहले एक जगह का नाम लूंगा, जो कि है कलंगुट। कलंगुट एक शहर भी है, और जो कलंगुट के बीच हैं उसी को हम कलंगुट बीच भी कहते हैं, जो कि बहुत प्रसिद्ध और फेमस बीच है। दोस्तों मडगांव से कलंगुट की दूरी 60 किलोमीटर की पड़ती है। वास्को डी गामा से 30 किलोमीटर की पड़ती है। यदि आप साउथ गोवा से आते हैं तो यदि आप थिमिम से आते हैं तो 20 किलोमीटर कलंगुट की दूरी पड़ती है। दोस्तों यदि आप साउथ इंडिया की तरफ से आ रहे हैं, जैसे कि तमिलनाडु, केरला या बेंगलुरु साइड से आ रहे हैं, तो आप मडगांव आइए। और यदि आप नॉर्थ साइड से आ रहे हैं, मतलब कि दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश की तरफ से आ रहे हैं, तो आप थिमिम आइए, जो कि नॉर्थ गोवा में है। चलिए दोस्तों, अब हम थिमिम रेलवे स्टेशन पर आ चुके हैं। अब बात करते हैं यहाँ से हम टैक्सी से जाएं या पर्सनल गाड़ी लें। दोस्तों गोवा में यदि आप पर्सनल गाड़ी लेते हैं, चाहे आप रेंट पर स्कूटरी लें, बाइक लें, यदि आपको कार पसंद है या आपकी फैमिली बड़ी है तो आप कार भी ले सकते हैं। दोस्तों बाइक, स्कूटरी, कार, इसकी वीडियो मैं अलग से बना दूंगा, या आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं कि स्कूटरी, बाइक या कार किस तरीके से रेंट पर लेनी पड़ेगी। इस वीडियो में स्कूटरी, कार, बाइक कैसे लेनी है उसकी बात नहीं करूंगा। बस इतना कहूंगा, गोवा में आप पर्सनल गाड़ी ले लीजिए। लेकिन यदि आपको गाड़ी चलाना नहीं आता है तो आप टैक्सी बुक कर सकते हैं। दोस्तों अब बात यह आती है कि हम गाड़ी रेंट पर क्यों लें। दोस्तों यदि आप गाड़ी किराए पर लेते हैं तो आपका खर्चा कम आएगा। यदि आप टैक्सी बुक करते हैं तो आपका खर्चा ज्यादा आएगा। तो अच्छा यही रहेगा, यदि आपको गाड़ी चलाना आता है तो आप गाड़ी रेंट पर ले लीजिए। गाड़ी रेंट पर कैसे लेना है इसकी वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। दोस्तों यदि आप स्कूटरी रेंट पर लेते हैं तो स्कूटरी का एक दिन का किराया 350 रुपए है। स्कूटरी का टाइमिंग शाम को 6 बजे से अगले दिन शाम 6 बजे तक का होता है। तो इस तरह से यहाँ के अर्जेंट 24 घंटे का किराया लेते हैं। और यदि आप बुलेट लेना चाहते हैं तो बुलेट का 700 से 800 रुपए किराया होता है। दोस्तों यहाँ पर अब यह प्रश्न आता है कि गोवा में गाड़ी कैसे लें। दोस्तों जब आप थिमिम में रेलवे स्टेशन से या एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे ब्रोकर मिलेंगे, जो कि आपको गाड़ी दिलवा देंगे। आप उनके साथ जाकर भरोसा करके गाड़ी ले सकते हैं। ब्रोकर नॉर्मल रेट ही बताते हैं, जो कि हर जगह 300 से 350 रुपए रेट चलता है। तो आप रेलवे स्टेशन से या एयरपोर्ट से निकलेंगे बाद में पहले ही ब्रोकर आपके पास आ जाएंगे, तो आप उनके साथ जा सकते हैं। वह आपको गाड़ी दिलवा देंगे। आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो भी गाड़ी को ड्राइविंग करेगा उसका। और एक बाइक पर 3 आदमी अलाउ नहीं है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। नहीं तो आप कहीं भी पकड़े जाते हैं तो आपको बहुत ज्यादा पेनाल्टी देनी पड़ सकती है। गोवा में इस तरह की चेकिंग बहुत ही ज्यादा होती है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कलंगुट में रुकने की व्यवस्था के बारे में। दोस्तों कलंगुट में 1500 से 2000 रुपए के नीचे आपको होटल नहीं मिलेंगे। यदि आप नॉर्मल बजट में जाते हैं तो आप 15 से 2000 रुपए में होटल ले लीजिए। इस रेंज में आपको एसी रूम मिल जाएंगे। यदि आप नॉन एसी रूम लेना चाहते हैं तो आपको नॉन एसी रूम मिल तो जाएंगे, लेकिन उसकी कंडीशन थोड़ी सी खराब हो सकती है। नॉन एसी रूम का भी किराया 1000 से 1200 रुपए तक जाएगा ही। इसके नीचे गोवा में कोई भी होटल आपको नहीं मिलेगा। दोस्तों यदि आप होटल की ऑनलाइन बुकिंग करते हैं तो सभी सुविधाओं के बारे में पढ़ लीजिए कि होटल में क्या क्या सुविधा मिल रही है। तो आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं, या आप वहां पहुंचकर ऑफलाइन भी होटल ले सकते हैं। दोस्तों कोशिश यह कीजिएगा जो कलंगुट का बीच है उसके आधे किलोमीटर के दायरे में ही होटल लीजिएगा, तो आपको फायदा रहेगा। आप कभी भी बीच जाकर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों बात करूं होटल के खाने पीने की, जब आप ऑनलाइन होटल बुक करते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन आता है कि आप होटल से ही खाना मंगाएंगे। तो आप यह चीज मत कीजिए। इसका कारण यह है, होटल वाले फिक्स टाइम में खाना देंगे। वह कहेंगे कि रात का खाना 7 बजे से 9 बजे के बीच मिलेगा, तो उस टाइम में आप यदि कहीं घूम रहे हैं तो आपको खाना नहीं मिलेगा। तो सबसे अच्छा यही है, सिर्फ आप होटल बुक कीजिए और खाना पीना आप बाहर जाकर कर सकते हैं। दोस्तों यदि खाने पीने की खर्चे की बात करूं तो आपको 180 रुपए में थाली सिस्टम से खाना मिल जाएगा। 180 रुपए खाने पीने का बहुत ही ज्यादा है। इससे कम आपका खाने पीने का खर्चा नहीं होगा। यह ऑफ सीजन का रेट है, यदि आप सितंबर, अक्टूबर या गर्मी के समय में जाते हैं तो। और यही यदि आप सर्दियों के समय जाएंगे
जाएंगे यह 180 रुपए की थाली 350 रुपए की थाली हो जाएगी। और जो 1500 से 2000 रुपए में होटल ले रहे हैं उस होटल का किराया 4000 से 4500 रुपए हो जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा था यदि आपका नॉर्मल बजट है तो आप सर्दियों में मत जाइए। दोस्तों खाने पीने की बात हम कर चुके हैं। खाने पीने के होटल वहाँ पर बहुत हैं। पहले थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी वेज खाने के लिए, लेकिन आज के समय में वेज और नॉन वेज दोनों प्रकार के अलग अलग होटल आपको मिल जाएंगे। तो खाने पीने में आपका किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं घूमने की। दोस्तों सबसे पहले कलगुट बीच जाइए। कलगुट बीच में स्पोर्ट एक्टिविटी कर सकते हैं, जैसे कि मोटर राइडिंग, पैराग्लाइडिंग कर सकते हैं। इन सभी का खर्चा एक अलग खर्चा होता है, लेकिन आप पूरा आनंद उठा सकते हैं। दोस्तों यह बीच बहुत साफ सुथरा है। यहाँ पर भारत के लोग और विदेशी लोग दोनों ही यहाँ पर आते हैं। जो विदेशी लोग हैं वह भी यही बीच पर ठहरना पसंद करते हैं। बहुत बड़ा बीच है। आप ज्यादा गहराई तक मत जाइए, क्योंकि गहराई में जाने से दुर्घटना हो सकती है। तो आप आराम से एंजॉय कीजिए, चाहे फैमिली के साथ जा रहे हैं, चाहे दोस्तों के साथ जा रहे हैं, चाहे आप कपल हैं। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे बीच की, जो कि है बागा बीच। दोस्तों कलगुट बीच से बागा बीच की दूरी 2 किलोमीटर की है। दोस्तों बागा बीच में समुद्र का पानी हल्का सा नीला रंग का है। तो आप यहाँ पर भी जाकर फोटोग्राफी करवा सकते हैं। आप यहाँ पर एक्टिविटी कर सकते हैं, क्योंकि बागा बीच बहुत साफ सुथरा है। बागा बीच फोटोग्राफी के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर बीच और पहाड़ दोनों जुड़े हुए हैं। तो आप बागा बीच भी घूम सकते हैं। दोस्तों आपने बहुत सारे वीडियो में देखा होगा या आपने सुना होगा, जो कि है अंजुना बीच। दोस्तों अंजुना बीच पहले बहुत फेमस था और बहुत साफ सुथरा भी था, लेकिन आजकल के समय की बात करूं, अंजुना बीच बहुत गंदा हो चुका है। यहाँ की रेतियां काली हो चुकी हैं। तो आप अंजुना बीच मत जाइए, क्योंकि आज के समय में कोई भी अंजुना बीच नहीं जाता और यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी भी नहीं होती है। इसलिए आप अंजुना बीच मत जाइए। वैसे भी कलगुट से अंजुना बीच की दूरी 10 किलोमीटर की पड़ जाती है। यह बहुत दूर भी है। इसकी बजाय आप कैंडोलिम बीच चले जाइए। कैंडोलिम बीच में भी सभी चीजों की सुविधा मिल जाएगी जो आपको कलगुट बीच में मिली थी। दोस्तों ये अलग अलग बीच हैं। अलग अलग बीच पर अलग अलग दृश्य देखने को मिलेंगे और साथ में अलग अलग फोटोग्राफी करने के लिए जगहें भी मिलेंगी। तो आप अलग अलग बीच पर एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं रात की। दोस्तों बीच में जो भी आप एंजॉय करेंगे वह आप दिन में ही करेंगे। तो रात में हम एक जगह पर जाएंगे, जो कि है टिटोस लाइन। कलगुट से टिटोस लाइन 1 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। दोस्तों टिटोस लाइन एक तरह का डब है। यहाँ पर सीना होते हैं, सपा होते हैं, डांसिंग क्लब है। तो आप यहाँ भी आकर एंजॉय कर सकते हैं यदि आप दोस्तों के साथ हैं तो। यदि आप फैमिली के साथ जाते हैं तो टिटोस लाइन मत जाइए, क्योंकि टिटोस लाइन मनोरंजन के लिए है। लेकिन यदि आप जाना चाहते हैं तो रात के समय में जा सकते हैं, जो कि बहुत रात तक खुला रहता है। दोस्तों अब बात करते हैं कलगुट में और कहां कहां घूमें। दोस्तों कलगुट में एक जगह पड़ती है, जो कि है अंगोड़ा किला। दोस्तों यह कलगुट से 11 से 12 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। दोस्तों आप यहाँ पर भी जा सकते हैं। यह किला बहुत पुराने पत्थरों से बना हुआ है। बहुत अच्छा किला है। यहाँ पर फोटोग्राफी कीजिए। चलिए दोस्तों अंगोड़ा किला हम घूम चुके हैं। अंगोड़ा किला से जब आप वापस आएंगे, मतलब कि कलगुट की तरफ आएंगे, तो एक और जगह पड़ेगी, जो कि है सिंकवेरिम बीच। दोस्तों सिंकवेरिम बीच अंगोड़ा किला से 3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा। दोस्तों सिंकवेरिम बीच आप जरूर जाइए। यहाँ का नजारा बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर फोटोग्राफी करने के लिए बहुत ही अच्छा सीन है। यहाँ पर समुद्र के बीच में एक छोटे से पत्थर से किला बना हुआ है। तो आप किला में भी जाकर फोटोग्राफी कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ समय बिता सकते हैं। आप यहाँ पर एक्टिविटी भी कर सकते हैं और बीच का भी आनंद उठा सकते हैं। आपका यदि चर्च में इंटरेस्ट है तो बड़े बड़े चर्च गोवा में ही हैं। कलगुट के आसपास और सिंकवेरिम बीच के आसपास काफी चर्च हैं, तो यहाँ भी आप जा सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं गोवा घूमने में कुल खर्चा कितना आ जाएगा। दोस्तों जो भी मैं आपको खर्चा बता रहा हूँ, इसमें किसी भी प्रकार का आप शॉपिंग करते हैं, कोई भी एक्टिविटी करते हैं या आप किसी भी प्रकार का ड्रिंक करते हैं, तो इन सभी को हटाकर एक व्यक्ति का 3000 से 4000 रुपए खर्चा आ जाएगा। इसमें सिर्फ जैसे कि आपके होटल के खर्चे, खाने पीने के खर्चे, गोवा में घूमने के खर्चे को जोड़ा गया है। तो दोस्तों यह रहा गोवा की संपूर्ण जानकारी। मुझे उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों गोवा का पार्ट 2 जल्द ही हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा, जिसमें आप साउथ गोवा के टूरिस्ट प्लेस के बारे में जानेंगे। दूध सागर की वीडियो हमारे चैनल पर पहले ही आ चुकी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों यदि आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपके हर प्रश्न का उत्तर हमारी तरफ से जरूर दिया जाएगा। आप किसी और वीडियो में खो जाएं उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई यात्रा के साथ।
धन्यवाद। जब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद। आपकी यात्रा मंगल में हो।